इसमें हम लोग देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2025 और 26 का जो सारांश है, क्या क्या मेन मेन चीज़ें हुई हैं जो एग्जाम में पूछता है, सीधे उसको देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल में जो होगा उसको जो है क्वेश्चन जब एमसीक्यू कराएंगे तो करंट अफेयर्स वाला जो कराएंगे चीज़, उसमें पूरा बढ़िया से उसमें शामिल होगा। ठीक है, तो बजट क्या है पहले समझते हैं, बजट का सारांश देख लेते हैं हम लोग। तो बजट क्या है, तो संवैधानिक स्थिति, भारत में बजट के बारे में जो संवैधानिक स्थिति है उससे क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है के रूप में कहा गया है। और नोट ये है कि भारत की संविधान में बजट का शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत में बजट का कहीं भी उल्लेख किया नहीं गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, परिभाषा क्या है, तो यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय पर का विवरण होता है। ठीक है, दस्तावेज तैयार करने में जिम्मेदारी किसकी है, तो बजट का दस्तावेज तैयार कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक कार्य विभाग जो है, डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार विभाग है। ठीक है, अगला कि जो भारत में इतिहास, बजट का इतिहास क्या है। स्वतंत्रता से पहले जो है, प्रथम जो स्वतंत्रता से पहले जो जब भारत हमारा गुलाम था, तो 7 अप्रैल 1860 को जेम्स बिल्सन ने भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। तो वे इंडिया काउंसिल में वित्तीय मामले के सदस्य थे। तो 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया था, किसके बाद, तो जब 1857 का विद्रोह हो गया था उसके बाद। ठीक है, 1947 में अंतरिम सरकार के लिए सदस्य लियाकत अली खान ने 1947-48 का बजट प्रस्तुत किया था। और नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। ये जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट था। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट कब आया था, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जो 1950 में जारी हुआ था। 1950 के बाद भारत गणतंत्र हुआ था, तब किसने बजट को प्रस्तुत किया था, तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद 1950 में जो जॉन मथाई थे, 28 फरवरी को जॉन मथाई ने बजट पेश किया था, याद रखिएगा, बजट पेश किया था, जॉन मथाई थे वो। ठीक है, तो जॉन मथाई ने पेश किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है इसमें कि बजट की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले बजट को क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट को प्रस्तुत किया जाता है, संसद में रखा जाता है। फिर संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होती है। फिर अस्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की अनुदानों की जांच होती है। तो मान लीजिए कि रक्षा विभाग ने अनुदान मांग किया है 6 लाख करोड़, फिर वित्त विभाग ने किया है 8 लाख करोड़, फिर से शिक्षा मंत्रालय ने 6 लाख करोड़ किया है। तो इस तरीके जितना जो अनुदान की मांग जिन्होंने किया है, अलग अलग अनुदानों की मांग किए हैं जो डिपार्टमेंटल अलग अलग, उन डिपार्टमेंटों की जो समिति, जो अस्थायी समितियां होती हैं, इन अनुदानों की मांग की जांच करती हैं। अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा होती है, जांच के बाद में विस्तृत चर्चा होगी इससे। फिर विनियोग और वित्त विधेयक पारित होता है। इसके बाद जब चर्चा होने के बाद में बजट पारित हो जाता है। तो बजट का वर्गीकरण क्या था, बजट में वर्गीकरण हमने अभी बताया, तो बजट का इकोनॉमिक्स में बताया है। तो बजट, राजस्व बजट में क्या शामिल होता है, तो कर राजस्व प्राप्तियां होती है, गैर कर राजस्व प्राप्तियां होती है, और सरकारी व्यय जो जितना कितना करता है वो इसमें शामिल होता है। और पूंजीगत बजट में क्या है, तो इसमें शामिल होता है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान क्या क्या किया जाता है, ये शामिल होता है इसमें। बजट के भाग कितने होते हैं, बजट के 2 भाग होते हैं, भाग 1 है, भाग बी है। तो भाग ए में बजट का व्यापक यानी समष्टि अर्थव्यवस्था, सारी अर्थव्यवस्था, मतलब कि इसमें माइक्रो अर्थव्यवस्था शामिल होती है, जिसमें सरकारी योजनाएं, क्षेत्रवार प्राथमिकताएं, संसाधन का आवंटन कैसे किया गया है, तो भाग एक में शामिल होता है। और भाग बी वित्त विधेयक शामिल होता है, जिसमें कराधान का प्रस्ताव होता है, आयकर में संशोधन होता है, अप्रत्यक्ष कर में बदलाव क्या क्या हुआ है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो बजट से संबंधित प्रमुख दस्तावेज कौन कौन बजट में पेश किए जाते हैं, तो वित्त मंत्री ने बजट भाषण के अलावा संसद में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण 112 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, अनुदानों की मांग अनुच्छेद 113 के तहत, वित्त विधेयक 110 के तहत, और राजकोषीय जो एफआरबीएम एक्ट है 2003 के अंतर्गत अधिदेशित राजकोषीय नीति का विवरण देते हैं, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो इतना है, 1 2 3 4 5 6
6 दस्तावेज पेश किया जाता है, 6 दस्तावेज। इसको यूपीएससी ने पूछा है तो इसलिए बताया गया है। विवरण प्रदान करने वाले अन्य दस्तावेज क्या है, तो व्यय बजट है, प्राप्ति बजट है, व्यय की रूपरेखा है, बजट एक नज़र में है, वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन है, आउटपुट आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, बजट 2025-26 की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये सब शामिल होता है बजट के उसमें। ठीक है, तो समग्र बजट 2025-26 एक नज़र में, तो थीम क्या थी, सबका विकास थीम थी इसमें। तो प्राप्तियां कहाँ से धन आया, किस तरह से धन आया, तो लाख करोड़ में प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां। तो बजट का अनुमान कितना है इसमें कि 34.2 लाख करोड़ रुपया आएगा। तो राजस्व प्राप्तियां जो होंगी वो 34.2 लाख करोड़ रुपया हमको प्राप्त होगा, ये बताया गया है 2025-26 में। 2024-25 में जो संशोधित आंकड़े आए हैं वो कुल प्राप्तियों का 30.9 लाख करोड़ रुपया प्राप्त हुआ पिछले साल। ठीक है, सच में प्राप्त हो गया इनको इतना। इससे पहले 2024-25 में 31.3 लाख रुपये प्राप्त हुआ था, राजस्व प्राप्तियां इतनी हुई थी। और अब 2025-26 में अनुमान लगाया कि हमको प्राप्त कितना होगा, 34.2 लाख करोड़ प्राप्त होगा। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होंगी, तो इससे पहले जो 2025-26 का जो संशोधित आंकड़ा आया, जो 24-25 का, 24-25 में 16.3 लाख करोड़ रुपये का प्राप्तियां हुई हैं। और बजट 2025-26 में अनुमान कितना है, तो 16.4 लाख करोड़ का बजट जो प्राप्तियां अनुमान है इसमें। तो पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान कितना है भाई, तो 16.4 लाख करोड़, और राजस्व प्राप्तियों का 34.2 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया कितना हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो व्यय कितना होगा, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना होगा इसमें, प्रभावी पूंजीगत व्यय जो होगा 15.5 लाख करोड़ का व्यय होगा इनका। पूंजीगत व्यय बताया है कि 15.5 लाख करोड़ का होगा। अब प्राप्तियां कितनी हो रही है, तो 16.5 लाख करोड़ की हो रही हैं, तो लगभग 1 लाख करोड़ की बचत हो रही है पूंजीगत वाले में। राजस्व में कितना हो रहा है, तो राजस्व व्यय होगा 39.4 लाख करोड़, 39.4 लाख करोड़ उनका पूंजी जो है राजस्व व्यय होगा। तो राजस्व प्राप्तियां कितनी होगी, तो 34.2 करोड़ होगी, तो 34.2 होंगी, लगभग 5 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है, 5 लाख करोड़ का लगभग घाटा हो रहा है इसमें। ये जो दिखा रहा है 39.9 खर्चा होगा, प्राप्ति 34.2 लाख करोड़ की होगी। तो राजस्व व्यय में जो है राजस्व घाटा कितना हो जा रहा है, तो 39.4 में से आप 34.2 निकाल देंगे तो आपको बचेगा 5.2 का जो है राजस्व घाटा हो रहा है। राजस्व घाटा यहीं से दिख रहा है 5.2 लाख करोड़ का। ठीक है, और इसमें जो है 1 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है पूंजीगत वाले में, तो 1 लाख करोड़ घटा दीजिए इसमें से, तो 4.2 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है फिर भी। तो पूरा पूछेगा राजस्व घाटा, पूरा बजट घाटा कितना है या राजकोषीय घाटा कितना, 4.2 लाख करोड़ रुपये का। इनके हिसाब से अभी जो दोनों आंकड़े हैं इसके हिसाब से घाटा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये डेटा, ये लो याद रखना है आपको। ये जो है राजस्व घाटा कितना, राजस्व व्यय कितना किया गया है, राजस्व आय कितनी होगी, पूंजीगत प्राप्ति कितनी होगी, और पूंजीगत व्यय कितना होगा, ये सब दिया गया है। ठीक है, अब घाटों के रुझान कैसे हैं, तो कौन कौन से घाटे हैं, तो पहला दिया नीला नीला जो होगा और राजकोषीय घाटा होगा, लाल होगा राजस्व घाटा होगा, प्रभावी राजस्व घाटा हरा होगा, और प्राथमिक घाटा जो होगा। तो सबके बारे में मैंने अर्थव्यवस्था बता दिया कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। ठीक है, सबसे निचला है प्राथमिक घाटा। सबसे पहले राजकोषीय घाटा देखते हैं हम लोग। तो राजकोषीय घाटा कितना है, तो 2017-18 से दिखा रहा है। तो सबसे अधिक राजकोषीय घाटा कब हुआ था, 2021-22 में कोरोना की वजह से हो गया था, 9.2% का घाटा हो गया था। जीडीपी की सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% घाटा हो गया था। वर्तमान में 2025-26 में कितना अनुमान लगाया गया है, तो 4.4 का करोड़ का घाटा। इतना परसेंट जीडीपी का इतना परसेंट घाटा है, 4.4% ऑफ जीडीपी, इतना घाटा होगा। तो लिख लीजिएगा घाटा कितना है, जीडीपी का कितना परसेंट है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट एट जीडीपी परसेंटेज कितना है, तो 4.4% है। एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा 4.4% है। अगला राजस्व घाटा कितना है, तो लाल वाला जो राजस्व घाटा है, तो राजस्व घाटा कितना है, तो 1.5 का आ रहा है। तो 1.5% किसका, तो जीडीपी का 1.5% का, जीडीपी का 1.5% का घाटा होगा। ठीक है, अगला है प्राथमिक राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बताया था, क्या होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट में से जब हम निकाल देते हैं, जो अवसंरचना विकास के लिए जो दिया गया अनुदान, राज्यों को जो दिया गया अनुदान है, तो राज्यों को जो दिया गया अनुदान है, राज्यों ने
किसका जो है अवसंरचना या पूंजीगत मतलब निवेश कर दिया है, पूंजीगत कुछ जैसे जैसे सड़क बना दिया है, स्कूल बना दिया, स्वास्थ्य बना दिया है, पूंजीगत व्यय कर दिया है, अगर जो हमने दिया है अनुदान दिया है राज्यों को, तो उसको हम राजस्व पर जो राजस्व घाटा में से घटा देंगे। ठीक है, तो अवसंरचना विकास वाला जो है राजस्व डेफिसिट में से हम अवसंरचना विकास वाला अनुदान घटा देंगे जो राज्यों को दिया था, राज्यों ने कैपिटल बना लिया है, पूंजीगत व्यय कर दिया है उसका, तो उसको हम घटा देंगे तो वो आएगा प्रभावी राजस्व घाटा जो हरा हरा है वो कितना है, तो हरा हरा कितना है 0.3% है, 0.3% प्रभावी राजस्व घाटा है जीडीपी का। प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो जब हम जो रेवेन्यू डेफिसिट में से, समझ रहे हैं, प्राथमिक घाटा, जो प्राथमिक घाटा होता है, हम फिजल डेफिसिट कितना दिया है, फिजल डेफिसिट 4.4, राजकोषीय घाटा 4.4 है, तो राजकोषीय घाटा में से जब हम ब्याज भुगतान निकाल देते हैं, ब्याज भुगतान, जब ब्याज भुगतान निकाल देते हैं तो वो हमारा प्राथमिक घाटा निकल जाता है। तो प्राथमिक घाटा या इफेक्टिव जो प्राथमिक घाटा जो है, प्राइमरी डेफिसिट जब निकालेंगे इसको प्राथमिक घाटा, तो क्या लिखेंगे इसको, प्राथमिक घाटा को हम लिख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान निकाल देंगे, ब्याज भुगतान, तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। प्राथमिक घाटा कितना दिया, काला काला जो है ये 0.8% है जीडीपी का, समझ लीजिए। तो ये पूरा दिया हुआ है, सब सही आंकड़े आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, तो राजकोषीय घाटा कितना है, 4.4 है जीडीपी का। ठीक है, राजस्व घाटा कितना है, तो 1.5 है राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 0.3% है जीडीपी का। और प्राथमिक घाटा कितना, 0.8% है जीडीपी का, समझ लीजिए। ठीक है, पूंजीगत व्यय का कैसे है, पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय कितना है, 15.5% है। तो उसमें पूंजीगत व्यय कितना आ रहा है, तो पूंजीगत व्यय जो है टोटल व्यय कितना है, जो कि प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, तो अब देखिए पीला क्या है, तो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता, समझ रहे बात को। प्रभावी पूंजीगत व्यय, अब देखिए अब पूंजीगत व्यय कितना है, तो पूंजीगत व्यय 11.2% है। ठीक है, इसमें से जो है 4.3% ऐसा व्यय किया गया है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया गया है। पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्माण जो कि जिसे पूंजी कोई निर्मित हुई है, इससे 4.3 जो है 4.3% पूंजी निर्मित हुई है, तो इसको रखा गया है। तो पूंजीगत व्यय कैप एक्स रुझान जो है 15.5% है, जो कि इसमें पीला वाला इसमें जो 15.5% में 4.3% का हमने क्या बनाया है, तो परिसंपत्तियों का निर्माण कर दिया गया, ऐसा अनुदान राज्यों को दिया गया जो कि उन्होंने परिसंपत्तियां बना दी, तो उसको कहते हैं 4.3% है पूरे प्रभावी पूंजीगत व्यय का। ठीक है, और टोटल पूंजीगत व्यय कितना हुआ, तो 11.2% हुआ है। ठीक है, अब एक रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, तो 1 रुपया मान लीजिए आया, तो उसका कौन कहाँ से गया था, आयकर से कितना आया, तो 22% आया, 1 रुपये में 22% आयकर से आ गया। इनकम टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना है, तो 5% आया। जीएसटी से कितना आया, अन्य कर से 18% आया। उधार और अन्य देनदारियों से 24% आया है। कर विभिन्न प्राप्तियों से कितना है, 9% आया है। निगम कर से 17% आया है। सीमा शुल्क से 4% आया है। ऋण और पूंजीगत प्राप्तियों से 1% आया है। ठीक, तो रुपया का पैसा कहाँ से आया है, तो ये पूरा दिखा है कहाँ से आया है, पूरा लिख दिया गया है, बता भी दिया गया है कहाँ से आ रहा है। तो सबसे अधिक जो पैसा आ रहा है उधार और अन्य देनदारियों से आ रहा है पैसा, जो उधार और अन्य देनदारियों से पैसा आ रहा है 24%। ठीक है, सबसे अधिक आयकर से पैसा आ रहा है, इसके बाद जो है आयकर से पैसा आ रहा है 22% के आसपास। जीएसटी से आ रहा है 18% के आसपास। निगम कर 17% है, याद रखिएगा इसको। रुपया कहाँ जा रहा है, सबसे अधिक कहाँ खर्चा हो रहा है रुपया, तो सबसे अधिक खर्चा जो हो रहा है ब्याज भुगतान में खर्चा हो रहा है। तो जो उधार लिए है सरकार, उसका ब्याज को भुगतान करने में 20% खर्चा हो जा रहा है पूरा। ठीक है, अगला केंद्रीय योजनाओं और रक्षा एवं सब्सिडी पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त जो है, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जिसमें रक्षा एवं सब्सिडी और पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त 16% खर्चा हो रहा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए। प्रमुख सब्सिडियां 6% खर्चा हो रहा है सब्सिडी पे। रक्षा पे 8% खर्चा किया गया। डायरेक्ट पूछा अगर रक्षा पे कितना परसेंट खर्चा किया गया था, 8%। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% दिया जा रहा है, राज्यों को 22% दिया जा रहा है। तो सबसे अधिक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है 22%। पूरे रुपया कहाँ जा रहा है, तो सबसे अधिक जो है 22% राज्यों को जाता है। और वित्त आयोग द्वारा अन्य संबंधित अंतरण जो है 8% है। केंद्र प्रायोजित सेंट्रली स्पॉन्सर जो स्कीम है उसके लिए 8% जाता है। और अन्य व्यय जो है कितने हैं, तो भी
जो है 8% है। पेंशन जो है पूरे खर्च का 4% तो पेंशन है। समझ रहे बात को। तो ये रुपया कहाँ जाता है सबका अलग अलग बता दिया गया। पूछ सकता है कि सबसे अधिक खर्चा कहाँ होता है। तो केंद्र और राज्यों के जो बीच हिस्सा का बंटवारा जो होता है, सबसे अधिक खर्चा वहाँ होता है। फिर ये ब्याज भुगतान पे होता है। फिर से कहाँ होता है, तो केंद्र क्षेत्र की योजनाओं पे होता है। फिर रक्षा पे कितना खर्चा होता है, तो 8% खर्चा होता है। सब्सिडी पे 6% खर्चा होता है। और केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम पे 8% खर्चा होता है। वित्त आयोग द्वारा अन्य से संबंधित अंतरण में 8% वो ले जाता है वहाँ पे। ठीक है। तो सबसे अधिक व्यय कहाँ पे हुआ है, तो रक्षा पे व्यय हुआ है 4,91,173 ठीक है। सबसे अधिक रक्षा पे खर्चा हुआ है 4,91,732 लाख ग्राम विकास पे खर्चा हुआ है 2,66,817 गृह मामले में 2,33,211 कृषि और संबंध गतिविधियों में 1,71,437 शिक्षा पे खर्चा हुआ है 1,28,650 स्वास्थ्य पे खर्चा हुआ है 98,000 शहरी पे खर्चा हुआ है 96,777 आईटी और दूरसंचार पे 95,298 ऊर्जा पे खत्म हुआ है 81,174 लाख करोड़ है। नहीं, लाख करोड़ नहीं है, 1,000 करोड़ है। 81,174 वाणिज्यिक और उद्योग पे 65,553 समाज कल्याण पे कितना हुआ है भैया, तो समाज कल्याण पे 60,052 और वैज्ञानिक विभाग पे 55,697 रुपये खर्चा हुआ है। तो सबसे अधिक खर्चा पूछे आपसे, अगर अच्छा नहीं दिया उसमें तो ग्रामीण है, फिर से गृह मामला है, फिर कृषि संबंध गतिविधियों में, फिर से शिक्षा में, फिर स्वास्थ्य में, इस तरह से खर्चा हुआ है। तो याद रखना है इसको, पूछता है डायरेक्ट सबसे अधिक खर्चा कहाँ हुआ है, तो यूपीआर में पूछ सकता है कहाँ ज़्यादा खर्चा हुआ है। ठीक है, ये पूरा मामला है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, सर्वाधिक एक्सपेंडिचर कहाँ पे किया गया है, तो इंटरेस्ट में सर्वाधिक एक्सपेंडिचर 12,76,338 जो है कहाँ पे दिया गया था, इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया गया है 12 लाख करोड़ रुपए, 12,76,338 जो है किसको दे दिया गया, किसको दिया गया है, तो इकट्ठे इंटरेस्ट दे दिया गया है। ठीक है, 2026 में करोड़ में, इन करोड़। तो टोटल था कितना, 50,65,345 करोड़ का बजट था। ठीक है, 50,65,345 लाख करोड़ का बजट था। इसमें से 12 लाख करोड़ रुपए हम बस उधार पे जो ब्याज है उसको दे दिए हैं। ट्रांसपोर्ट पे हम 5,48,649 रुपये खर्चा कर रहे हैं। डिफेंस पे 4,91,732 रुपये खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। मेजर सब्सिडी पे 3,83,407 खर्चा कर रहे हैं। पेंशन पे 2,76,618 रूरल डेवलपमेंट पे 2,66,817 होम अफेयर्स पे 2,33,000 इतना करोड़। ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो खर्चा है पूरा दिया है, यहाँ तक सोशल वेलफेयर तक इतना खर्चा हो रहा है। साइंस पे 55,065 एक्सटर्नल अफेयर पे 20,000 तो इसमें देखिए इंटरेस्ट सबसे अधिक खर्चा हुआ। फिर ट्रांसपोर्ट पे खर्चा ज़्यादा किया गया भाई, 5,48,649 ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया गया भाई। सबसे अधिक खर्चा जो है ट्रांसपोर्ट पे, याद रखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे सर्वाधिक खर्चा है। फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर डिफेंस आ रहा है इसमें, फिर से मेजर सब्सिडी आ रही है, फिर पेंशन आ रहा है, फिर रूरल डेवलपमेंट पे खर्चा हो गया। विभाग में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो है ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हुआ है, 5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ के आसपास खर्चा हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पीआईबी की न्यूज है ये। ठीक है, ये ऑथेंटिक है एकदम से। तो एक इंटरेस्ट है जो वो 12,76,338 का, और ट्रांसपोर्ट पे 5,48,649 डिफेंस से 4,91,732 तो इस तरह से पूरा याद कर लीजिएगा, इसको पूछ सकता है क्रोनोलॉजी लगाने के लिए। ठीक है। अब केंद्रीय बजट में रेखांकित विकास यात्रा क्या है, तो विकास इंजन क्या क्या है उसमें बजट में बताया गया। तो कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात है, ये विकास के इंजन है। तो कृषि विकास का इंजन है, फिर मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है, फिर निवेश है, फिर निर्यात है। ईंधन के रूप में सुधार, प्रेरक शक्ति समावेशिता है, और गंतव्य विकास, विकसित भारत बनाना है हमको। तो ईंधन के रूप में सुधार करना है और इतना तक ले जाना है। तो विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत क्या हैं, तो गरीबी से मुक्ति, 100% लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए,
उच्च गुणवत्ता युक्त बहनी और समग्र स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध होगी। सार्थक रोजगार के साथ 100% कुशल श्रम बल होना चाहिए। 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियां सब में संलग्न होना चाहिए। ठीक है, 70% महिलाएं जो हैं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहें। भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने पर किसानों को प्रभावी भूमिका निभाने की बात है। इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के विशेष ध्यान केंद्रित किया करते हुए अन्य विकास योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है इसमें। ठीक है, विकास का पहला इंजन कृषि है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिला विकास कार्यक्रम चालू किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, तो इसमें है कृषि जिला विकास योजना। तो इसकी प्रेरणा क्या है? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता पाना, कवरेज मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्य फसल तीव्रता और औसत से कम क्रेडिट मानदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इसमें जो है 1.7 करोड़ किसानों को जो है टारगेट में लाया गया है। ठीक है, तो क्या क्या है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में क्या क्या लक्ष्य हैं? तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धति को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलों के बाद भंडारण की क्षमता विकसित करना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था को उपलब्ध कराना, ये बात कही गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बजट 2025-26 में इसको लाया गया है। ठीक है, बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम चलाया गया। तो इसमें क्या होगा? तो बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम, तो इसे राज्यों के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया। उद्देश्य कौशल निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके कृषि में अल्प रोजगार की समस्या को दूर करना इसका उद्देश्य है। लक्ष्य इसका है कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त अवसर पैदा करना ताकि प्रवासन एक विकल्प हो लेकिन आवश्यकता नहीं। जो गांव से लोग प्रवास करके शहर में आ रहे हैं तो बस वो केवल विकल्प हो, आवश्यकता नहीं हो उनकी। कवरेज है चरण 1 में 100 विकासशील कृषि जिलों को कवर किया जाएगा। और फोकस क्षेत्र है ग्रामीण महिलाएं, युवा किसान, ग्रामीण युवा, सीमांत और लघु किसान और भूमिहीन परिवार इसमें केंद्रित है कि ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम जो है। अगला है दालों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना दाल में, तो अवधि 6 वर्ष की है। फोकस है अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल और अन्य दालों पे फोकस किया गया। उद्देश्य 4 वर्षों के दौरान केंद्रीय एजेंसी जो नाफेड है और NCCF है द्वारा उन किसानों से 3 दालों की असीमित खरीदी जो एजेंसियों के साथ साथ पंजीकरण करवाया हो उसे समझौता और उस समझौता में शामिल हो। तो दालों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने का मिशन लक्ष्य जो है जलवायु अनुकूल बीजों का विकास और उनकी व्यावसायिक उपलब्धता, प्रोटीन की प्रचुरता का बढ़ावा देना, उत्पादकता में वृद्धि, फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना। ठीक है, अगला इसमें कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय कपास मिशन। तो 5 वर्षीय कपास मिशन का उद्देश्य है कपास की खेती की उत्पादकता और संधारणीयता के स्तर में सुधार करना, सुविधा प्रदान करना और इसके अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की किस्मों को बढ़ावा देना। कपड़ा क्षेत्र के लिए एकीकृत 5F दृष्टिकोण को संरक्षित करना। 5F दृष्टिकोण जो है 5F फार्मूला में शामिल है। तो फार्म से फाइबर तक, कारखाने के लिए फैक्ट्री से फाइबर तक, फैक्ट्री से फैशन तक और फैशन से लेकर फॉरेन तक। तो ये जो है 5F की बात है कि फार्म से खेत से लेके फाइबर तक, कारखाने से या फैक्ट्री से लेके फाइबर तक, फैक्ट्री से लेके फैशन तक, फैशन से लेके विदेश तक। तो 5F की यही डिफिनीशन है। पूछेगा 5F दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो कपास उत्पादन संबंधित है। पूछ सकता है कि 5F दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है भैया, याद रखिएगा। इससे भारत के पारंपरिक कपड़ा क्षेत्र में पुनर्जीवन करने के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी इससे। ठीक है, अगला है भारत में अन्य आर्थिक क्षेत्र एवं उच्च समुद्री क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन के सतत दोहन की रूपरेखा तैयार की गई। तो इसमें समुद्री क्षेत्र के अप्रयुक्त क्षमता का दोहन किया जाएगा। फोकस रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मालदीव। मुख्य तथ्य है कि भारत में मत्स्य उत्पादन के और जलीय कृषि के मामले में विश्व दूसरे स्थान पर है। भारत दूसरे स्थान पे मत्स्य और जलीय कृषि में। भारत के समुद्री खाद्य उत्पादों या सी फूड का निर्यात 60,000 करोड़ रुपए
मूल्य क्या है वर्तमान में। अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो सब्जियों और फसलों पर व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया इसमें। तो किसान उत्पाद संगठन एफएओ के तहत में संगठित करना है इसको। तो उद्देश्य है मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन और विपणन को सुधार के लिए मखाना उत्पादन किसानों को एफपीओ किसान उत्पादन संगठन के तहत संगठित करना और विकास में मखाना बोर्ड का गठन करना। ठीक है। उच्च उपज वाली बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसके उद्देश्य है कि अनुसंधान परिवेश के बेहतर बनाना, अधिक उपज, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीजों का लक्षित विकास और उनका प्रचार प्रसार करना। जुलाई 2024 में जारी किए गए 100 बीजों में किस्मों में वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध करवाया जाना। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो बेहतर ऋण उपलब्ध कराना। तो संबंधित ब्याज अनुदान योजना के तहत जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड में आप 3 लाख से बढ़ के 5 लाख तक हम लोन ले सकते हैं। मुख्य तथ्य केसीसी के जरिए 7.7 लाख किसान 7.7 करोड़ किसान मछुआरे डेयरी किसान अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। असम के नामरूप में यूरिया संयंत्र की स्थापना की गई है। तो असम के नामरूप में पूछेगा कि नया यूरिया कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो असम के नामरूप में यूरिया कारखाना इस्टेब्लिश किया गया है। भारत में अब तक 5 यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित किया गया है। तो कौन कौन सा है, तो सिंदूरी झारखंड में पहला। तो 5 यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो सिंदूरी जो है झारखंड में, बरौनी बिहार में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, रामागुंडम तेलंगाना में। तो रामागुंडम इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पीसीएस को हर जगह पूछा है, रामागुंडम एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तलचर जो है उड़ीसा में। तो यहाँ पे जो है जो यूरिया संयंत्र की स्थापना असम के नामरूप में होगी। और भारत में अब तक 5 यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित किया जा चुका है। ठीक है। भारतीय डाक में इंडियन पोस्ट पेमेंट के सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्प्रेरक की भूमिका निभाया जाएगा। ठीक है। सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण संचालन में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की सहायता की जाएगी इसमें। ठीक है। ये सब पूरा बात किया जाएगा। अब एमएसएमई के लिए नया वर्गीकरण संशोधन हुआ है एमएसएमई में। ठीक है। तो सूक्ष्म और मध्यम और लघु और मध्यम में बदल दिया गया है इसको। तो अब मौजूदा क्या था, संशोधित करके क्या किया गया है। तो पहले था 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का जो है टर्नओवर होना चाहिए। तो तब माना जाता था कि ये जो है सूक्ष्म है। मगर अब क्या किया गया, अब 2.5 करोड़ का उसमें निवेश होना चाहिए और 10 करोड़ तक का संशोधित करके टर्नओवर 10 करोड़ का है तो उसको हम सूक्ष्म मानेंगे। तो यहाँ से 2.5 से 5 हो गया है, 2.5 से 10 हो गया, याद रखिएगा। और लघु वाले को 25 करोड़ हो गया। 25 करोड़ निवेश होना चाहिए, 25 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए और 100 करोड़ से अधिक जो है टर्नओवर नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक होगा तो वो जो है दूसरे में चला जाएगा। तो लघु उद्यम जो है क्या माना जाएगा, तो निवेश 25 करोड़ का हो, कम से कम निवेश 25 करोड़ का हो और 100 करोड़ का उसका टर्नओवर हो तो उसको हम कहेंगे लघु उद्यम। मध्यम उद्यम क्या है, तो 50, पहले 50 करोड़ था, अब 125 करोड़ का अगर निवेश किया है और 500 से करोड़ से अधिक का उसका जो टर्नओवर है तो उसको हम उसको मध्यम मानेंगे। तो माइक्रो, लघु मतलब स्मॉल है, स्मॉल, और माध्यम मतलब कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो एमएसएमई मध्यम, तो ये मीडियम है। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो है तो 2.5 करोड़ का निवेश है, 10 करोड़ तक इसके टर्नओवर होना चाहिए। लघु है तो 10 करोड़ का निवेश होना चाहिए और 100 करोड़ का उसका टर्नओवर होना चाहिए। 50 करोड़ पहले 125 करोड़ का निवेश होना चाहिए। नए आंकड़े के अनुसार ये नया ये है। तो 2.5 करोड़ है, फिर 25 करोड़ है, फिर 125 करोड़ है। तो 25 सब में है, देख लीजिए एक तरह से 25 सब में है। इसमें 10 है, 100 है, 500 है। तो इस तरह से याद करने की जरूरत है इसमें। ठीक है। गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता क्या है, तो मौजूदा में कितनी थी, संशोधित कितना हुआ, तो क्रेडिट गारंटी कितनी है, तो एमएसएमई जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में कवरेज गारंटी 10 करोड़ की है। स्टार्टअप में कवरेज गारंटी 20 करोड़ की है। तो निर्यात करने वाले एमएसएमई को 20 करोड़ रुपए तक की सावधिक ऋण प्रदान किया जाएगा उसको, जो निर्यात करते हैं। सूक्ष्म उद्योग के लिए क्रेडिट कार्ड, तो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग 5 लाख रुपए की सीमा तक अनुकूल क्रेडिट कार्ड, पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए फंड बनाया गया। तो विस्तार के दायरे में 1,000
10,000 करोड़ रुपए का नए योजना के साथ में नया फंड ऑफ फंड स्थापित किया जाएगा। पहली बार उद्यमियों के लिए योजना, महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सहित 5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए लॉन्च किया गया है। पहली बार उद्यमी के लिए योजना, यह अगले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपए तक की सावधि ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये सब बातें रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने के लिए श्रम सघन क्षेत्रों में का उपाय किया गया। फुटवेयर और चमड़ा के लिए फोकस किया गया इसमें। ठीक है, भारत में खिलौने के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। और खाद्य प्रसंस्करण हेतु बिहार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी बिहार में। ठीक है, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया गया है इसमें। तो व्यवसाय में आसानी लाने के लिए लगातार ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, ये सब बात की गई है। विकास का तीसरा इंजन जो है निवेश या लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार। तो लोगों में निवेश कैसा है? तो सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 हम करेंगे। तो आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर के 8 करोड़ से अधिक बच्चों को, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को एवं 20 लाख किशोरियों को पोषण में सहायता करेगा कौन? तो सूक्ष्म आंगनबाड़ी पोषण 2.0। अटल टिंकरिंग लैब, अगले 5 वर्ष के लिए सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, तो स्कूली स्तर पर शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषा किताबों का उपलब्ध कराया जाएगा किताबों को। कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र, ठीक है, COEA, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड विनिर्माण के लिए कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय COES की स्थापना की जाएगी। कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। IITs की क्षमता में विस्तार करके 5 IITs के अतिरिक्त अवसंरचना फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। AI उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। शिक्षा के लिए AI, ठीक है, स्थापना करने के लिए 500 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के विकास के लिए AI में 3 COES की घोषणा की गई थी। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार जो है अगले 5 वर्ष में 75,000 सीटों को जोड़ना की दिशा में कदम उठाते हुए मेडिकल कॉलेजों के और अस्पतालों को 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। सभी जिलों में अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका को सुदृढ़ बनाना, तो शहरी श्रमिकों की आय, आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के एवं उनके समग्र सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए योजना शुरू की जाएगी। PM स्वनिधि के तहत में बैंकों से प्राप्त होने वाले ऋण में वृद्धि करके 30,000 रुपये तक की सीमा वाले UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जो जारी करने के लिए एक नया रूप दिया जाएगा। तो स्वनिधि में आप जो है 30,000 रुपये तक का सीमा वाले UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, ई श्रम पोर्टल के जरिए पहचान पत्र और पत्र पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। अर्थव्यवस्था में निवेश में अवसंरचना में PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय PPP मोड पे परियोजनाओं को 3 साल पाइपलाइन को लेकर आएंगे। 3 साल की पाइपलाइन लेकर आएंगे। ठीक है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF योजना के समर्थन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता की जाएगी और राज्यों को 50 साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। और 5 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय इसमें प्रस्तावित किया गया है। संपत्ति मुद्रीकरण, तो नई परियोजनाओं में निवेश के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के उद्देश्य से 2025 से 30 के लिए द्वितीय संपत्ति मुद्रीकरण की योजना शुरू की गई है। जल जीवन मिशन के तहत जन भागीदारी 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए इस मिशन में 2028 तक बढ़ाया गया है। मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसका परिचालन रख रखाव को जन भागीदारी के जरिए बढ़ाया जाएगा। 2019 से अब तक 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को भारत की ग्रामीण आबादी का 80% को नल जल कनेक्शन प्राप्त कर दिया गया है। भले से होना चलता हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटी चुरा के लेके भाग गया कोई, पानी बह रहा है ऐसे उल्टा सीधा, उसे कोई दिक्कत नहीं, मगर दे दिया गया 80%।
सहकारी क्षेत्रों में सुधार हुआ है कि शासन, नगरपालिकाओं सेवाओं, शहरी भूमि योजनाओं संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड जो है शहरों के विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास करने और जल स्वच्छता और के प्रस्तावों को लागू करने के लिए लाखों करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। तो ये तो सही है, इसमें अर्बन में सही सुधार हो रहा है, साफ सफाई बढ़िया हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ये तो ठीक कह रहा है। बिजली क्षेत्र में भी सुधार करने की कोशिश किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने की आवश्यकता है, इस पर फोकस कर रहा है सरकार। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और वर्ष 2023 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित स्मॉल एमआरएस को चालू किया जाएगा। एमआरएस क्या होता है भाई? तो मॉलिक्यूलर रिएक्टर हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर, छोटे रिएक्टर चालू किए जाएंगे के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। पोत निर्माण में क्या किया गया है? तो जो नाव का निर्माण है, पोत निर्माण, तो पोत निर्माण में वित्तीय सहायता गतिविधियों का नया रूप दिया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट बनाए जाएंगे। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस पे ज़्यादा चक्रीय व्यवस्था पर जोर देते हुए तो क्या किया जाएगा, जहाँ पे ये पोत निर्माण होता है वहीं पे जो क्रशिंग मशीन होती है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, शिपिंग ब्रेकिंग मशीन, तोड़ने वाली मशीन जो होती है, उसको लगाया जाएगा, उससे रिसाइकिल किया जाएगा। जहाज निर्माण क्लस्टर को मदद मिलेगी इससे। अगला है कि समुद्री विकास कोष जो है, समुद्र उद्योग को दीर्घकालिक वित्त पोषित करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का कोष जो है स्थापित किया गया है। सरकार 49% तक योगदान करेगी और शेष जो है बंदरगाह एवं निजी क्षेत्र की मदद से जुटाया जाएगा। उड़ान योजना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना जो थी, संबंधित उड़ानों के तहत 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे और 10 वर्ष में 4 करोड़ यात्रियों की यात्रा जो है सुविधा प्रदान की जाएगी। बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, तो पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बिहार में एक ब्राउन हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ब्राउन मतलब पहले जो टूटा फूटा अड्डा पड़ा हुआ है उसमें दोबारा से उसको रीडेवलप किया जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नदी परियोजना चलाई जाएगी। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, इसके तहत 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की खेती हो सकेगी। ठीक है। खनन क्षेत्र में सुधार के लिए सर्वोत्तम खनन प्रथाओं को साझा किया जाएगा और लघु खनिज सहित राज्य खनन सूचकांक की जो स्थापना के जरिए खनिज क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों को से क्रिस्टल मिनरल्स की प्राप्ति के लिए एक नीति लाई जाएगी और स्वामी फंड 2.0 या स्वामी फंड 2 किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विंडो स्वामी के तहत 40,000 इकाइयाँ 2025 तक पूरी की जाएंगी। तो निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मॉडल को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के पीएम गति शक्ति पोर्टल से प्रासंगिक डेटा को मानचित्र प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन राज्यों के साथ साझेदारी करके शीर्ष 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। रोजगार आधारित विकास जो है को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला है गहन कौशल विकास कार्यक्रम योजना आयोजित करना। होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना। होमस्टे मतलब होम स्टे है। होम स्टे जो होता है घर में ही आप अपने जो कोई भी घूमने आया है तो होम स्टे इसको करवा रहे हैं, तो अपने घर में रखे हैं, आप खुद ही खाना पीना बना के उसको दे रहे, तो होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान किया जाएगा। यात्रा और कनेक्टिविटी आसानी करने के लिए सुधार किया जाएगा इसमें। प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। वीजा शुल्क में छूट के साथ साथ व्यवस्थित ई वीजा शुरू किया जाएगा। भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब भारत में मेडिकल टूरिज्म और हील इसके निजी क्षेत्रों की साझेदारी की शुरुआत की जाएगी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। नवाचार में निवेश कैसे करेंगे? तो अनुसंधान विकास के लिए नवाचार में हम निवेश के लिए भाग देंगे। डीप टेक फंड ऑफ फंड, तो डीप टेक फंड ऑफ फंड, इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी को स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए करना है। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी को स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए करना है। पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना चली गई है। आईआईटीज और आईआईएससीज के तकनीकी अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता बढ़ोतरी के साथ साथ 10,000 फेलोशिप का प्रावधान किया गया है।
फसलों के जर्म प्लाज्म के जरिए जीन बैंक की स्थापना। तो भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख जर्म प्लांट लाइन वाला दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। पहला जो जीन बैंक 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो ICR NBPGR नई दिल्ली में स्थापित किया गया था 1996 में पहला जीन बैंक। तो जीन बैंक कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया था 1996 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वाला जीन बैंक जो मामला है इंपॉर्टेंट है। अगला कि राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन चलाया जाएगा, ज्ञान भारत मिशन भी चलाया जाएगा। ठीक है। निर्यात, अगला इंजन है निर्यात, चौथा इंजन है विकास का चौथा इंजन निर्यात है। तो निर्यात संवर्धन मिशन तो वाणिज्य मंत्रालय, MSME इकाइयों और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा और क्षेत्रीय और मंत्री स्तरीय लक्ष्यों के साथ निर्यात ऋण आसान पहुंच व क्रॉस बॉर्डर जो फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी और MSME में विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ समस्याओं का सामना करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट। तो भारत ट्रेड नेट क्या है? तो व्यापार प्रलेखकीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का प्रस्ताव किया गया है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के पूरक के रूप में कार्य स्थापित किया जाना है इसको। BTN जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार जो है सुसंगत रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट जो है यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ सुसंगत बनाएगा भारतीय व्यापार को। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण हेतु सहायता। तो पहचान किए गए क्षेत्रों की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में विकास हेतु प्रदान की जाएगी। चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में तो जो है जो चेन होती है, सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन के लिए आधिकारिक व औद्योगिक जगत के विशेषज्ञों के साथ सुविधा समूह गठित किए जाएंगे। इंडस्ट्री 4.0 के अवसर के लाभों को उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग की सहायता की जाएगी। तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है। तो Tier 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्र जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करेगा और प्रतिभा अवसंरचना भावना उपनियम सुधारों के लिए उपयोग के साथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है। एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा। ठीक है। तो एयर कार्गो के लिए अवसंरचना और भंडार के लिए बेहतर सुविधा बनाने के लिए कार्य करेगा। तो कार्गो स्क्रीनिंग और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल भी सुव्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है। अगला ईंधन के रूप में सुधार। तो ईंधन के रूप में सुधार क्या है? तो सुधारों को ईंधन के रूप में सुधारों को ईंधन के रूप में परिभाषित करने के लिए वित्त मंत्री निम्नलिखित सुधार को प्रस्तुत किए। तो कर सुधार। तो वित्त मंत्री ने पहले विश्वास के बाद जांच संबंधी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। वित्त मंत्री ने पिछले दशकों में प्रमुख सुधारों इन्फोग्राफिक्स देख पर भी प्रकाश डाला जिसमें अनुपालन के सरल बनाया गया। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष करों के किए जाने वाले परिवर्तन जो प्रस्तुत किए गए। तो दशकों में किए गए सुधार क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर का निर्धारण किया गया, करदाताओं का चार्टर बनाया गया, त्वरित रिफंड की कार्रवाई की गई, स्व कर निर्धारण पर लगभग 99% रिटर्न मिला है, विवाद से विश्वास योजना भी काफ़ी कारगर रही है। ठीक है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI को 74% बढ़ा के 100% कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा बीमा क्षेत्र में कितना FDI पॉसिबल है? तो 100% FDI को कर दे दिया गया है। पेंशन क्षेत्र में पेंशन उत्पादों में विनियामक समन्वय और विकास के लिए फोरम की स्थापना की गई है। KYC सरलीकरण किया गया 2025 में। संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री शुरू की गई है। समय समय पर इसे अपडेट करने के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली भी लागू की गई है। तो कंपनी का विलय, फास्ट ट्रैक विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। द्विपक्षीय निवेश संधियां जो है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है 2024 में 2 देशों उज्बेकिस्तान और संयुक्त राज्य अमीरात के साथ BIT पर हस्ताक्षर किए गए थे और हालांकि इन देशों के साथ BIT अभी भी लागू नहीं है। फर्स्ट डेवलप इंडिया की भावना से मौजूद मॉडल BIT में सुधार करने और अधिक निवेशक अनुकूल बनाया जाएगा। इसमें अन्य सुधार की घोषणा की गई। क्या क्या है? तो नेशनल NABFID
अवसंरचना के लिए कारपोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड जो है, इसके लिए अवसंरचना के लिए कारपोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया में पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायक समूहों के सदस्यों को लोगों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर विकसित किया जाएगा। ठीक है, बुनियादी सुधार भी किए गए हैं इसमें कुछ। तो लाइट टच विनिमय फ्रेमवर्क, तो लाइट टच विनिमय फ्रेमवर्क क्या है? तो पुराने कानूनों के तहत बनाए गए नियमों को अपडेट करने के लिए लाइट टच विनिमय फ्रेमवर्क या स्वनियमन पर जोर प्रस्तावित किया गया है। पुराने कानून के तहत बनाए गए नियमों को अपडेट करने के लिए बात की गई है। 21वीं सदी के लिए उपयुक्त आधुनिक लचीला जन उपयोगी औषधि और विश्वास आधारित विनियामक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। तो लाइट टच विनिमय फ्रेमवर्क में 4 प्रमुख उपाय किए गए हैं। पहला है विनिमयक सुधारों के उच्च स्तरीय समिति, तो सभी गैर वित्तीय क्षेत्रों के संबंधित विनियामकों के प्रमाणन, लाइसेंसन और समीक्षा करना, 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिश को प्रस्तुत करना। 2025 में शुरू किया जाएगा इसको। राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक, यह एक प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देगा। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC, वर्तमान वित्तीय विनियमों को प्रभाव का मूल्यांकन करना, जवाबदेही को बढ़ावा देना और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना। जन विश्वास विधेयक 2, तो 100 से ज़्यादा प्रावधानों के गैर अपराधी बनाना। जन विश्वास अधिनियम 2023 का पालन किया जाएगा, जिसके तहत 180 से अधिक कानूनों को प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, भाग 2 में अप्रत्यक्ष कर में क्या सुधार किया गया है? तो औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तियुक्त बनाया गया है। तो टैरिफ दरों को हटाने, मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व को बनाए रखने के लिए उचित उपकर लगाने और अधिक उपकर जो अधिभार है उसको लगाने के लिए बात की गई है। औषधियों की दवाओं के लिए आयात, तो औषधीय दवाओं के लिए आयात पर छूट दी गई है। 56 जीवन रक्षक औषधियों के लिए जो है सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है, तथा 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं के लिए 5% की रियायत दी गई है। रोगी सहायता कार्यक्रम, 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम स्थापित किए जाएंगे और 37 अन्य दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन, तो महत्वपूर्ण खनिज कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, सीसा, जस्ता आदि बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी इनको। वस्त्र, तकनीकी वस्त्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से छूट प्राप्त वस्त्र मशीनरी की सूची, शटल रहित कार्गों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बैटरी विनिर्माण और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के अतिरिक्त छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची शामिल की जाएगी। ठीक है, निर्यात संवर्धन क्या? तो हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात, तो शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में 9 नए मदों को शामिल करने का प्रस्ताव है हस्तशिल्प वस्तुओं को। चमड़ा क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लू लेदर को BCD से छूट मिल गई है। ठीक है, समुद्री उत्पाद को भी छूट मिली है, 30% से घटा के 5% कर दिया गया है समुद्री उत्पाद को निर्यात के लिए। रेलवे से जुड़ी वस्तुओं के लिए घरेलू रख रखाव, मरम्मत और संचालन के लिए, रेलवे से जुड़ी वस्तुओं के लिए घरेलू MROS के विकास को बढ़ावा देने के लिए, मरम्मत के लिए आयातित विदेशी उत्पादित वस्तुओं के निर्यात का समय सीमा 6 महीने से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। व्यापारिक सुविधा भी दी गई है। तो प्रोविजनल कर निर्धारण की समय सीमा, स्वैच्छिक अनुपालन, अंतिम उपयोग की सीमा। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में नया आयकर विधेयक सरकार प्रावधानों को सरल और उत्तरदायी बनाकर सुशासन सुनिश्चित करने के लिए न्याय की नई भावना को आगे बढ़ाने के लिए नया आयकर विधेयक लाएगी। स्रोत पर कटौती या टैक्स डिडक्शन एट स्रोत या सोर्स, स्रोत पर कर संग्रह टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को तर्कसंगत बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सुधार किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर, नई कर व्यवस्था में छूट। तो नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय को आयकर नहीं देना होगा। मानक कटौती जो की गई है इसमें 75,000 रुपये किया गया, सीमा को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। नए कर दर स्लैब निम्नलिखित है। तो 0 से 4 लाख रुपए के लिए शून्य टैक्स है।
4 से 8 लाख रुपए को वाले को 5% टैक्स देना है, 8 से 12 लाख को 10% देना है, 12 से 16 लाख वालों को 15% देना है, और 16 से 20 लाख वालों को 20% देना है, 20 से 24 लाख वालों को 25% देना है, और 24 लाख से अधिक जो कमाते हैं उनको 30% जो है टैक्स देना है। और मानक कटौती अगर 75,000 रुपये आपकी कटौती हुई है, ठीक है, तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा पैसा। ठीक है, रिटर्न भी शामिल है इसमें 75,000 रुपये का। ठीक है, बुनियादी सीमा शुल्क, तो इसमें भी छूट दी गई है। किसान उत्पाद संगठन FAO, वैश्विक क्षमता केंद्र, ये भी बनाने की घोषणा की गई है। उत्कृष्ट प्रेरण योजना, भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना है जो भारतीय निवासियों को व्यक्तिगत कारकों से विदेश में पैसा भेजने की अनुमति देता है। यह योजना 2004 में शुरू की गई थी और विभिन्न कारणों से लोगों के लिए विदेश में पैसा भेजना आसान बनाना होगा, आसान बनाया है। तो उदारीकृत प्रेषण योजना बनाया है सरकार ने, RBI ने, कि देश से बाहर अगर पैसा भेजना तो आसानी से भेज सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियामक एक परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली शुरू की है। ठीक है, सेफ हार्बर नियम, इस खंड के तहत में एक फंड को छूट दी जाएगी जिसके तहत भारत में व्यावसायिक संबंध नहीं है। इस खंड के तहत एक फंड को छूट दी जाएगी यदि उसका भारत में कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। ठीक है, छोटे मॉड्यूल रिएक्टर क्या होते हैं? तो एडवांस परमाणु रिएक्टर हैं जिनमें बिजली उत्पादन की क्षमता 300 मेगावाट तक की प्रति यूनिट तक की है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के उत्पादन क्षमता का लगभग 1/3 है। ठीक है, तो ये सब पूरा बात की गई है। अब बजट से जो अनुच्छेद में प्रावधान क्या किए गए हैं, तो 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, 112 में वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण, 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है, 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बात की गई है, 115 में अनुपूरक और अतिरिक्त और अधिक अनुदान की बात की गई है, 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में बात की गई है, अनुदानों की बात 116 में की गई है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। 150 में संघ और राज्यों के खाते के बारे में प्रारूप दिया गया है। 151 में लेखा परीक्षा रिपोर्ट दी गई है। इसमें 265 में कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाना चाहिए, ये लिखा गया है। और 266 में संघ और राज्यों की संचित निधि के बारे में, सार्वजनिक खाते के बारे में बताया गया है। 267 में देखिए संचित निधि और पब्लिक अकाउंट, ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड और सार्वजनिक अकाउंट जो है 266 में 2 अकाउंट के बारे में बात कर, 2 अकाउंट है इसमें, एक संचित निधि है, एक सार्वजनिक खाता है। 267 में आकस्मिक निधि है या कंटिजेंसी फंड है जिसको राष्ट्रपति मैनेज करते हैं। 275 में संघ से कुछ राज्यों को अनुदान देना, 275 में संघ से कुछ राज्यों को अनुदान देना। 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। और 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना की बात का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये जो पूरा था एक मोटा मोटी ओवरव्यू था, कितना बजट था, कैसे क्या था। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर की बात करें, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, तो इसमें 50 लाख करोड़ का जो लिखा है, 50,65,345 करोड़ का जो है एक्सपेंडिचर है। तो अब कह सकते हैं कि हमारा जो बजट का साइज इस समय 50 लाख करोड़ का है, 50,65,345 लाख करोड़ का। ठीक है, रेवेन्यू कितना होने वाला है इसमें, तो यहाँ पे दिखाया गया है रेवेन्यू कितना होगा, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। देखिए रेवेन्यू प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से हो रही हैं, तो 34 प्राप्तियाँ यहाँ से हो रही हैं, राजस्व प्राप्तियाँ हैं, और पूंजीगत प्राप्तियाँ 16.4 हैं। तो 34.2 और 16.4, 4 2 6 हो गया यहाँ पे, 6 4 10 जीरो हाथ में लगा, 1 हो गया, 3 4 1 5 हो गया, 50.6, इतना लाख करोड़ की प्राप्तियाँ हो रही हैं। ठीक है, देखिए 50 लाख करोड़ का लगभग बजट है, साइज है। ठीक है, तो पूरा बजट था, इसके और भी जो डेटा होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे।